हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में हमने जर्नल एंट्रीज के बेसिक कवर कर लिए हैं कि कैसे हम मॉडर्न अप्रोच में या ट्रेडिशनल अप्रोच में जर्नल एंट्रीज डालेंगे। आप उन वीडियोस को जाकर देख लीजिए, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। किसी भी तरह का डाउट होगा आपका तो क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास में जो जर्नल एंट्री का लास्ट टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, हम उसको करने जा रहे हैं। शांति से बने रहिएगा। मैं आपको पहले जीएसटी के बारे में बता दूं कुछ चीजें, ठीक है, कि जीएसटी क्यों आया और जीएसटी से पहले क्या होता था। राइट, जीएसटी क्यों आया और जीएसटी से पहले क्या होता था, उसके बाद हम जीएसटी की ये देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे डाली जाती हैं। राइट, चलो तो ना पहले देखते कि प्री जीएसटी क्या कंडीशन थी। प्री जीएसटी क्या कंडीशन थी, हम प्री जीएसटी सिनेरियो देख ले पहले। तो प्री जीएसटी में क्या होता था, मल्टीपल टैक्सेस थे, है ना। मैं भी आपको एग्जांपल बता रही हूँ कैसे थे। मल्टीपल टैक्सेस थे, प्रॉब्लम क्या क्या थी वो बता रही। राइट, मल्टीपल टैक्सेस है, डिफरेंट अथॉरिटीज थी, है ना, डिफरेंट अथॉरिटीज थी, ठीक है। और क्या होता था, आईटीसी नहीं मिल पाता था ना, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होता था, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिल पाता था। ये क्या होता है हम समझेंगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, डबल टैक्सेशन हो रहा था। क्या हो रहा था, डबल टैक्सेशन हो रहा था। तो इस तरीके की ना बहुत सारी प्रॉब्लम प्री जीएसटी हुआ करती थी। तो जीएसटी बेसिकली आया इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जीएसटी क्या है, जीएसटी इज सॉल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। ये जो प्रॉब्लम्स थी इसका सॉल्यूशन था जीएसटी, ठीक है। अब आप लोगों को थ्योरी में नहीं समझ में आया होगा तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये आपके प्यारे प्यारे टोनी भैया हैं, ठीक है। टोनी भैया है, इनका ना बिजनेस था। राइट, इनका क्या था, बिजनेस था। ये एक बिजनेस करते थे। और क्या बिजनेस करते थे, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न थी, ठीक है। ये क्या थी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी। ये गुड्स मैन्युफैक्चर करने का काम करते थे। क्या करते थे, गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे। ये इनका बिजनेस था। और गुड्स मैन्युफैक्चर करके उसको क्या कर देते थे, सेल कर देते थे। सेल करते थे, मानी बात है, गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे तो आगे सेल करेंगे। अब होता क्या था कि जैसे गुड्स को हमें बाहर निकालना होता था, जैसे ही गुड्स को हमें जो मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है जहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, ये जो एरिया है यहाँ, ये जो एरिया है यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जैसे ही गुड्स मैन्युफैक्चर हो गया और आप गुड्स को इस एरिया से बाहर निकालोगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसेस से बाहर निकालोगे, तो यहाँ पे आपको एक टैक्स देना होता था जिसको हम बोलते थे एक्साइज ड्यूटी। क्या बोलते थे, एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी कौन कलेक्ट करता था, एक्साइज ड्यूटी लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन लेती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। तो मान लो अगर टोनी ने 1 लाख के गुड्स क्या किए, उसने कहा कि मैं 1 लाख के गुड्स बाहर निकालना चाहता हूँ अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसेस से जहां मैंने मैन्युफैक्चरिंग की है, तो उसको से क्या देना पड़ता था, उसे उस पर देना पड़ता था एक्साइज। अब मान लो उसने इस पे दिया एक्साइज 10,000 का, वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू हो गई 1,10,000, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी देके वे करके वो आगे बढ़ा, ठीक है। अब वो आगे जब बढ़ा तो आगे उसे क्या करना है, गुड्स सेल करना है। अब वो गुड्स किससे सेल, मैन्युफैक्चर जनरली किसको गुड्स बेचते हैं, वो जनरली गुड्स बेचते हैं होलसेलर को, है ना, होलसेलर्स को बेचते हैं। अब ये इसने क्या किया, होलसेलर्स को गुड्स बेचा। अब जब ये होलसेलर्स को गुड बेचेगा तो यहाँ पे उसको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे उसको वेट देना पड़ेगा। तो अब उसने कहा कि ठीक है, 1,10,000 के मेरे गुड्स हैं, अब मैं आगे जाके इनको होलसेलर को बेचूंगा तो मुझे इस पे क्या देना पड़ेगा, इस पे मुझे वेट देना पड़ेगा। तो मान लो 10% से वेट भी लगता था, तो इस पे उसने 11,000 का वेट दे दिया। उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1,21,000। अब ये जो वेट है ये कौन कलेक्ट करता है, ये कलेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे दोनों ना अथॉरिटीज अलग है, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक अलग अथॉरिटी से गवर्न हो रहा है, राइट। वेट स्टेट गवर्नमेंट है, वो एक अलग अथॉरिटी। तो इसका पूरा अलग काम करो, इसका पूरा अलग काम करो। तो टैक्सेस क्या थे, टैक्सेस तो मल्टीपल थे ही,
है ना। मतलब यही बंदा क्या कर रहा है, यही बंदा एक्साइज दे रहा है, यही बंदा वेट दे रहा है, ठीक है, यही बंदा सीएसटी भी दे रहा होगा। सीएसटी क्या होता है, मान लो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी बच्चों, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूपी में थी, ठीक है। अभी जो सामान बेच रहा था, होलसेलर्स को जो सामान बेच रहा था, ये होल इंडिया में बेच रहा था। किसमें बेच रहा था, होल इंडिया में, मतलब पूरे भारत में सामान बेच रहा था। तो होता क्या है, अगर यूपी में सेलर है ना, सेलर कहाँ पे, यूपी पे, और इसका बायर भी, अगर बायर भी यूपी में है, ठीक है, तब इसको क्या देना होता था, तब ये क्या लगाता था, तब ये वेट लगाता था। अब मान लो इसका बायर यूपी में ना होगा, किसी और स्टेट में है, अदर देन यूपी है ना, अदर देन यूपी है, तो इसको क्या कलेक्ट करना पड़ता था, सीएसटी। अभी बताओ, एक ही सेल कर रहा है, अगर जहां इसका बिजनेस है ये वहीं सेल कर रहा है तो वेट लगाएगा, उस स्टेट के बाहर कर रहा है तो इसको सीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक्साइज भी भरा, वेट भी भरा, एक्साइज गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, वेट गया स्टेट गवर्नमेंट को, सीएसटी गया स्टेट गवर्नमेंट को, अलग अलग टैक्सेस हो गए, ठीक है, कितने सारे। अब फॉर एग्जांपल मान लो यही बेचारा बंदा यूपी में यहीं पर एक और बिजनेस करता है, मान लो इसका एक और बिजनेस है यूपी के अंदर ही, एक और बिजनेस क्या है, ये अपना एक रेस्टोरेंट चलाता है, ठीक है। अब यहाँ जो चलाते हैं, यहाँ पे क्या कलेक्ट करेगा, यहाँ पे वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे वो क्या कलेक्ट करेगा, सर्विस टैक्स कलेक्ट करेगा। तो ये जो हमारे भोले भाले से बंदे हैं टोनी, है ना, उनके अगर दो बिजनेस हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, एक रेस्टोरेंट बिजनेस है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बेचारे ने मैन्युफैक्चरिंग पहले एक्साइज दी, फिर जब उसको आगे बेचा तो उस पर वेट दिया, ठीक है, जब उसने दूसरे स्टेट में जाके बेचा तो उसने सीएसटी दिया, ठीक है। रेस्टोरेंट बिजनेस में जब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वहां उसने सर्विस टैक्स कलेक्ट किया। तो आप देखो एक अकेले बंदे के पास कितने सारे टैक्सेस हो गए, मल्टीपल टैक्सेस हो गए, और उनको कलेक्ट करने वाली अथॉरिटीज क्या हो गई, डिफरेंट अथॉरिटीज हो गई। डिफरेंट अथॉरिटीज कैसे, एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट ले गई, वेट स्टेट गवर्नमेंट ले गई, सीएसटी फिर सेंट्रल ले गई, सर्विस टैक्स फिर सेंट्रल, तो अथॉरिटीज क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। फिर सेंट्रल टैक्स है ना, हो गई ना, डिफरेंट अथॉरिटीज हो गई। अब डबल टैक्सेशन कैसे हो रहा है, देखो डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम कैसे हो रही है। डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 1 लाख की वैल्यू है, इस 1 लाख की वैल्यू पे ये 10,000 का टैक्स पहले ही लग चुका है, तब जाके वैल्यू 1,10,000 हुई ना। अब आपने क्या किया, इस पूरी वैल्यू पे आपने क्या किया, इस पूरी वैल्यू पर फिर से टैक्स लगाया है ना, तभी तो वैल्यू कितनी है, 1,10,000 पे 10% का टैक्स लगाया, तभी तो वैल्यू क्या है, 11,000। यानी क्या हुआ, टैक्स ऑन टैक्स, ये हो गया डबल टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। आपने क्या लगाया, टैक्स पर टैक्स लगा दिया, है ना, तो डबल टैक्सेशन कर दिया आपने एक तरीके से। कितनी सारी प्रॉब्लम थी। अब एक चीज रह गई है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है ना, इसको मैं थोड़ा सा छोड़ दूं, जीएसटी जब समझाऊंगी तब मैं आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट बता दूंगी, जो कि इस प्री जीएसटी में अवेलेबल नहीं था। तो इतनी सारी प्रॉब्लम प्री जीएसटी थी, तो गवर्नमेंट ने जीएसटी को, इन सब को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या लेकर आई, इन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लेकर आई जीएसटी, जिसको बोला गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो पहली प्रॉब्लम इसने क्या सॉल्व करी, मल्टीपल टैक्सेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करी। किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करी, मल्टीपल टैक्सेशन की। एक्साइज हो, सर्विस टैक्स हो, वैट हो, सीएसटी हो, अब ये सारे टैक्सेस नहीं लगते, इन सब की जगह एक ही टैक्स लगता है, जीएसटी। मैन्युफैक्चरिंग पे भी जीएसटी लगेगा, आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जीएसटी लगेगा, आपने किसी को गुड्स बेचा है जीएसटी लगेगा, सेम स्टेट में बेचा है जीएसटी लगेगा, दूसरे स्टेट में बेचा है जीएसटी लगेगा। यानी जो मल्टीपल टैक्सेस है उन सबको हटा करके आ गया एक सिंगल टैक्स, आ गया जीएसटी। अब जीएसटी को कौन कलेक्ट करता है, तो जीएसटी को ना सेंट्रल गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है, यानी सेम अथॉरिटी, क्या है, सेम अथॉरिटी है। आप कोई भी जीएसटी भरो, आप अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे जीएसटी भर रहे हो तब भी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है ना, सर्विस टैक्स पे भी है तो वही कर रही है। तो जीएसटी कौन कलेक्ट करता है, जीएसटी कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट।
सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी कलेक्ट करती है उसको बोलते हैं सीजीएसटी, और स्टेट गवर्नमेंट जो कलेक्ट करती है उसको बोलते हैं एसजीएसटी। तो पहले अलग अलग डिपार्टमेंट थे, एक्साइज का अलग डिपार्टमेंट, वैट का अलग डिपार्टमेंट, इसका अलग, अब सिंगल डिपार्टमेंट है जीएसटी डिपार्टमेंट। क्या है? सिंगल डिपार्टमेंट है जीएसटी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जो मल्टीपल अथॉरिटीज थी उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, राइट। अब आते हैं कि जीएसटी काम कैसे करता है। ठीक है ना, जीएसटी काम कैसे करता है। देखो जीएसटी काम कैसे करता है, हम इसको देखते हैं। ये रॉकी है, ठीक है, रॉकी ने क्या की, ये टोनी है, ठीक। टोनी ने परचेज किया रॉकी से, क्या किया? टोनी ने परचेज किया रॉकी से। क्या परचेज किया? टोनी ने रॉकी से परचेज किए, मान लो 10,000 रुपए का सामान परचेज किया, ठीक है, और इस पे जीएसटी जो है वो जीएसटी पे किया 10% का। एक बात याद रख, ठीक है, अभी आप इतने ही समझो, हम सीजीएसटी जैसे जीएसटी पे किया कितने का? 10% का। अब टोनी ये जो गुड्स था उसको लेकर आया और आगे उसने क्या किया, इस 10,000 के गुड्स पर उसने जोड़ा अपना प्रॉफिट। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं तो अपना प्रॉफिट तो कमाऊंगा, भाई मैं अपना प्रॉफिट तो कमाऊंगा। उसने कहा कि मैं इस पे 1,000 का प्रॉफिट खुद कमाऊंगा, ठीक है, और उसने उसको आगे क्या कर दिया, उसने इसको आगे सेल कर दिया। कितने पे? उसने इसको सेल किया 11,000 पे, और प्लस उसने अपना जीएसटी कलेक्ट किया 10% से। ट्रांजैक्शन समझ में आ गई? टोनी रॉकी से परचेज करके लाया 10,000 के गुड्स, उस पर 10% उसने जीएसटी पे किया। फिर उसने उसी 10,000 के गुड्स पर अपना 1,000 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया, और 1,000 रुपए का प्रॉफिट ऐड करके 11,000 पे वो गुड्स उसने आगे बेच दिए, सेल कर दिए। किसको सेल कर दिए? मान लो उसने सेल कर दिए मोंटी को। मोंटी को क्या कर दिया? सेल कर दिया। अब देखो ध्यान से देखना, परचेज करके लाया ना यहाँ पे टोनी यहाँ पे क्या लाया? परचेज करके लाया। तो जब वो परचेज करके लाया तो कितने का गुड्स लाया? 10,000 के गुड्स परचेज करके लाया। इस पे वो क्या करेगा? जीएसटी ऐड करेगा। कितने का? 10,000 का, 1,000 का 10% से वैल्यू क्या हो गई? 11,000 हो गई, राइट? हो गई ना 11,000। अब जब टोनी सेल करेगा तो सेल पे क्या करेगा? वो कहेगा भैया सेल मैंने की है कितने की? 11,000 की मैं सेल कर रहा हूं, 10,000 का मैं लेकर आया था, 1,000 का प्रॉफिट, प्लस इसमें मेरे को जीएसटी भी ऐड करना है 10% से। उस पर वो 1,100 का जीएसटी ऐड करेगा और वैल्यू हो जाएगी 12,100। ठीक है, समझ आया? बहुत सिंपल था ना, बहुत सिंपल था ना। देखो अब आप लोग यहाँ ध्यान से एक चीज समझो, आप लोग यहाँ पे ध्यान से एक चीज समझो। क्या है? जो टोनी है बच्चों, वो टोनी कितने के गुड्स परचेज करके लाया था? टोनी गुड्स परचेज करके लाया था 10,000 के, है ना। वो 10,000 के गुड्स परचेज करके लाया था, और इसी 10,000 के गुड्स पे उसने अपना प्रॉफिट जोड़ा 1,000। इसी 10,000 के गुड्स पे उसने अपना प्रॉफिट जोड़ा 1,000। इसमें उसने जो जीएसटी पे किया है 1,000, उसको शामिल नहीं किया। मतलब यहाँ टोनी ने अपनी कॉस्ट क्या मानी है? टोनी ने अपनी कॉस्ट क्या मानी है? टोनी ने अपनी कॉस्ट मानी है 10,000 रुपए, इसीलिए उसने इस पे अपना प्रॉफिट ऐड किया है। इसलिए उसने इस पे अपना प्रॉफिट 1,000 ऐड किया है, और वैल्यू क्या हो गई है? 11,000। अगर टोनी इस जीएसटी को अपना, इसका मतलब क्या? टोनी ने इस जीएसटी को अपना कॉस्ट नहीं माना है। टोनी ने इस जीएसटी को अपना कॉस्ट नहीं माना है ना, नहीं माना है, राइट। इस जीएसटी को अपना कॉस्ट नहीं माना। अगर इस जीएसटी को अपना कॉस्ट मानता तो वो क्या करता? वो कॉस्ट लेता अपनी, क्या वो अपनी कॉस्ट लेता 11,000, फिर उस पे अपना प्रॉफिट ऐड करता 1,100, कहता अब मेरी सेल वैल्यू आई है 12,100, अब मैं इस पे जीएसटी लूंगा। ठीक है ना। इस तरीके से वो क्या करता? इस तरीके से वो जीएसटी पर ही टैक्स को
कलेक्ट कर लेता। इस तरीके से वो क्या करता, इस जीएसटी पे भी टैक्स को कलेक्ट कर लेता। ठीक है, समझ में आ गया? राइट, चलो इसको हटा, ठीक है, चलो रहने दो, इसको लिखें। अब देखो, टोनी जो एक गुड्स खरीद के लाया और उस पे इसने जो जीएसटी पे किया, टोनी ये जो गुड्स खरीद के लाया और उस पे जो जीएसटी पे किया, वो क्या है, लाया, अंदर आया, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे इनपुट जीएसटी। इसको क्या बोलेंगे, इनपुट जीएसटी। और सेल पे उसने ये जो जीएसटी है जो कस्टमर से कलेक्ट किया, मोंटी से कलेक्ट किया, उसे क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो टोनी गुड्स परचेज करके जो लाया उस पे जो जीएसटी पे किया, इनपुट यानी अंदर आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट जीएसटी। और जब उसने सामान बेचा, मोंटी को बेचा, तो उसने मोंटी से जीएसटी कलेक्ट किया, और जब मोंटी से जीएसटी कलेक्ट करेगा तो उसको क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। गवर्नमेंट को पे करना है यानी वो बाहर जाना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। ठीक है, आउटपुट जीएसटी। अब जब गवर्नमेंट को पे करने की बारी आएगी ना बच्चों, जब गवर्नमेंट को पे करने की बारी आएगी, अब मैं अगर आपसे पूछूं हाउ मच जीएसटी इज required to be paid in cash, कैश में कितना जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट है, तो देखो आउटपुट जीएसटी उसका कितना है, आउटपुट जीएसटी कितना है, आउटपुट जीएसटी है 1100। ठीक है, इसमें से वो माइनस करेगा क्या, इनपुट जीएसटी। वो कहेगा भाई ये जो आउटपुट जीएसटी मैंने कलेक्ट किया है 1100, उसमें से ऑलरेडी 1000 का जीएसटी तो मैं पहले ही पे कर चुका हूं अपने इनपुट पे, यानी कि मैं कितना पे करूंगा, सिर्फ 100 रुपए पे करूंगा। तो ठीक है, उसको कैश में कितना पेबल होगा, 100 रुपए। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है जो टैक्स हम परचेज पे पे कर आए हैं, जो टैक्स हम परचेज में पे कर आए हैं उसका हम क्या लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, यानी कि हम उसको अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से कम कर देते हैं। बहुत लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो परचेज में आपने जो जीएसटी पे किया है उसको अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से घटा देना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। तो आपका आउटपुट जीएसटी था 1100, ठीक है, इसमें से जो आप परचेज पे कराए थे 1000 से आपने माइनस कर दिया, तो आपको कैश में कितना पे करना है, ओनली 100। यानी अगर ध्यान से देखो तो ये जो 100 है, ये जो 100 है वो क्या है, टैक्स ऑन वैल्यू एडेड, टैक्स ऑन वैल्यू एडेड मतलब वैल्यू एडेड। अब एक बात बताओ, टोनी ने कितनी वैल्यू ऐड करी थी बच्चों, टोनी ने कहा था कि भाई मैं गुड्स तो 10,000 का लेके आया हूं लेकिन प्रॉफिट तो मुझे भी कमाना है, तो उसने प्रॉफिट कितने का कमाया, कितने का ऐड किया था, प्रॉफिट ऐड किया था 1000 रुपए का, है ना। तो आप ध्यान से देखो, ये जो 100 रुपए है वो 1000 का क्या है, 1000 का क्या है, 1000 का 10% ही तो है। जितनी वैल्यू आपने ऐड करी, जितनी वैल्यू आपने ऐड करी, आपने उतने पर ही तो टैक्स पे किया, उतने पे ही तो आपने टैक्स पे किया, है ना। प्रॉफिट ऐड करके 11,000 बनाया था ना, बनाया था, तो उसने ये जो वैल्यू ऐड करी इसी पर टैक्स पे किया है, इस पे जो टैक्स पे करके आया था उसका क्रेडिट उसने ले लिया है। इस तरीके से क्या हुआ, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा, क्या हुआ, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगा, सिर्फ जो वैल्यू ऐड की गई, जो कि वैल्यू ऐड की गई 1000 पे आपने टैक्स पे किया, राइट, उसी पे आपने टैक्स पे किया। थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो तो चिंता नहीं करो, एक और एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल सा, ठीक है, बहुत सिंपल है, एग्जांपल लेते हैं, समझ आ जाएगा, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो, राम परचेस्ड गुड्स
ऑफ रुपीज 1,00,000, ठीक है। जीएसटी की वैल्यू जो इस पे है, जीएसटी वो है एट द रेट ऑफ 18%। राम ने परचेज किए गुड्स 1,00,000 रुपए के, जिसपे जीएसटी जो लगेगा वो 18% से लगेगा, ठीक है। तो अब गुड्स परचेज किए जीएसटी है, तो अपन इस पे निकाल सकते हैं आराम से, है ना, निकाल सकते हैं। परचेज किए कितने के, 1,00,000 रुपए के, ठीक है। इस पे 18% से जीएसटी यानी 18,000 रुपए, वैल्यू हो गई 1,18,000 रुपए, ठीक है। तो परचेज पे जो हम जीएसटी पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी, क्योंकि हमारे पास चीजें आती हैं, राइट। 1,18,000, सिंपल। अब इसी में देखो आगे मैं कह रही हूं, राम सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 1,00,000 आफ्टर एडिंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20,000 and collect GST at the rate of 18%। और जीएसटी कलेक्ट किया किससे, 18% के रेट से। तो अब हमें क्या समझ में आया, उसने परचेज वैल्यू जो उसकी थी उसी को कॉस्ट माना ना, है ना। तो उसने जो कॉस्ट माना वो किसको माना, उसने जो कॉस्ट माना था वो माना अपने 1,00,000 के रुपए को, जिस पे उसने गुड्स खरीदे थे। इस पे उसने अपना प्रॉफिट ऐड किया, कितने का, 20,000 का, यानी उसने कितने पे सेल करी, उसने सेल करी 1,20,000 पे, राइट। अब इस पे उसने जीएसटी कलेक्ट किया कितने से, 18% से। 18 का अब 1,20,000 का 18% निकालो, एक मिनट ना, 1200 × 18 00 36 की 6 हाथ में 3, ये आ गया 21,600, 21,600। तो उसने कितने का बिल बनाया होगा, उसने बिल बनाया 1,41,600 का, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछना है, हमें बताना है कि जीएसटी पेड इन कैश कितना है, जीएसटी पेड इन कैश कितना है, कैश में कितना पे करोगे। देखो तो बहुत सिंपल है ना, आउटपुट जीएसटी कितना है, आउटपुट जीएसटी कितना है, आउटपुट जीएसटी कितना है, यही है ना 21,600, यही तो उसने कलेक्ट किया होगा 21,600। इसमें से इनपुट जीएसटी माइनस कर दो, ठीक है, इनपुट जीएसटी माइनस कर दो। इनपुट जीएसटी कितना है, 18,000, कितना बचा 3,600, ये आपका कैश में पेबल। अब देखो जरा आप लोग ध्यान से, वैल्यू कितनी ऐड की थी, मुझे एक बात बताओ, वैल्यू कितनी ऐड की थी, वैल्यू ऐड की थी 20,000 रुपीज की, कितने की, 20,000, यही तो वैल्यू ऐड की थी उसने, यही तो प्रॉफिट ऐड किया था। जरा 20,000 का 18% निकालना, 20,000 का अगर 18% करेंगे तो कितना होगा, निकालो, 3,600 ही होगा, कितना होगा 3,600। समझ में आ गया, इस तरीके से हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं। तो हमने क्या क्या समझा जीएसटी के बारे में, क्या क्या जाना हमने जीएसटी के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए फीचर लिखो जीएसटी के बारे में, है ना, फीचर लिखो तो क्या क्या लिखोगे, पहला फीचर क्या लिखोगे, सिंगल टैक्सेशन, है ना, सिंगल टैक्सेशन। मल्टीपल टैक्सेशन थे उसको हटा दिया गया है, मैं शॉर्ट में लिखा, सिंगल टैक्सेशन है। दूसरा, नो टैक्स ऑन टैक्स, नो टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पे कोई टैक्स नहीं है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं नो कैस्केडिंग इफेक्ट, है ना, नो कैस्केडिंग इफेक्ट, ये भी आपने जान लिया, ठीक है। ये क्या है, ये वैल्यू एडेड टैक्स है, कैसा है, वैल्यू एडेड टैक्स, जितनी वैल्यू हम ऐड करते हैं उसी पे हमें टैक्स पे करना होता है।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। चौथा क्या है बोलोगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या कर सकते हो, ले सकते हो, इज अवेलेबल। ठीक है, एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग जीएसटी के बारे में बताना भूल गई, वो ये है जीएसटी के बारे में इंटरेस्टिंग चीज। देखो कि अगर ये टोनी है, ठीक है, ये टोनी है, इसका बिजनेस है यूपी में, ठीक है, इसका बिजनेस है यूपी में, इसने गुड्स जो सोल्ड किए, ठीक है, उसने सोल्ड कर दिए गुड्स एमपी के बायर को, ठीक है, ये सेलर है, ठीक है, और ये बायर है। अब मेरे को एक बात बताओगे, गुड्स कंज्यूम्ड कहाँ होंगे, गुड्स कंज्यूम्ड होंगे एमपी में। कहाँ होंगे, एमपी में कंज्यूम्ड होंगे, राइट। जिसने खरीदा अल्टीमेटली वही तो गुड्स को कंज्यूम करेगा। गुड्स कहाँ कंज्यूम होने वाले, एमपी में। तो जो टैक्स है, जो जीएसटी है, वो कौन से स्टेट को मिलेगा, जीएसटी किस स्टेट को मिलेगा, जीएसटी मिलेगा एमपी वाले स्टेट को। जीएसटी किसको मिलेगा, जीएसटी मिलेगा एमपी वाले स्टेट को। यानी कि ये जो सेलर है, यूपी वाला है, बंदा जो है, इसने जो जीएसटी कलेक्ट किया होगा ना, जीएसटी कलेक्ट किया होगा कब, एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल, वो किस गवर्नमेंट को जाएगा, वो एमपी गवर्नमेंट को जाएगा। आपको अपनी रिटर्न नॉर्मली फाइल करनी है, कैसे जाएगा, क्या जाएगा, वो नहीं, वो किसको जाएगा, एमपी गवर्नमेंट को जाएगा। यानी कि आपका जो जीएसटी है वो क्या है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। क्या है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, या इसको हम बोलते हैं क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं। डेस्टिनेशन क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन। भैया गुड्स कंज्यूम कहाँ हो रहा है ना, गुड्स कंज्यूम कहाँ हो रहा है, टैक्स वहां लगता है। तो फिफ्थ क्या है, ये क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। भैया जहां गुड्स कंज्यूम होंगे टैक्स वहां लगेगा। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसटी से पहले क्या कंडीशन हुआ करती थी, जीएसटी आया तो जीएसटी में किस तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने लगा, जिसकी वजह से मल्टीपल टैक्सेशन का इफेक्ट चला गया, है ना। ये सारी चीजें आपको लगभग समझ में आ गई होंगी, राइट। चलिए अब जीएसटी के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हम जान लेते हैं, जैसे कि क्या है। देखो अभी अभी ना मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया जीएसटी के बारे में। क्या बताया, जीएसटी क्या है, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये बोला ना, जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कैसा है, डेस्टिनेशन बेस्ड, है ना। क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इसलिए इसमें क्या है, सप्लाई को ना दो कैटेगरी में बांटा गया है। सप्लाई को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, दो कैटेगरी में। किसको, सप्लाई को। हमें पता होना चाहिए ना कि भाई अल्टीमेटली गुड्स कहाँ कंज्यूम होगा। तो एक को कहा गया इंट्रा स्टेट और एक को कहा गया इंटर स्टेट। क्या कहा गया, इंटर स्टेट। एक को कहा गया इंट्रा स्टेट और एक को कहा गया इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, विद इन सेम स्टेट। क्या होता है, विद इन सेम स्टेट। विद इन सेम स्टेट का मतलब क्या है, ये सेलर है और ये बायर है, ठीक है। अगर सेलर यूपी में तो आपके लिए बायर भी यूपी में, सेलर एमपी में, बायर एमपी में, सेलर छत्तीसगढ़ में, बायर छत्तीसगढ़ में, यानी सेलर बायर द सेम स्टेट। अभी आप ऐसे, इंटर स्टेट में क्या है, टू डिफरेंट स्टेट होंगे, ठीक है, टू डिफरेंट यूटीज होंगी, या स्टेट एंड यूटी होगा। मतलब सेलर यूपी में है, बायर एमपी में है, सेलर एमपी में है, बायर यूपी में है, सेलर महाराष्ट्र में है, बायर आपका यूपी में है, ठीक है। या तो सेलर महाराष्ट्र में है, बायर आपका चंडीगढ़ में है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट स्टेट्स होंगे, दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज होंगी, या एक स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हो सकता है, ठीक है। तो इंट्रा स्टेट के केस में, इंट्रा स्टेट के केस में यहाँ पे आपसे जीएसटी को जो कलेक्ट किया जाता है वो ऐसे कलेक्ट किया जाता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और इंटर स्टेट के केस में आपसे जीएसटी जो कलेक्ट किया जाता है वो कलेक्ट किया जाता है आईजीएसटी, ठीक है, या इसकी जगह यूटीजीएसटी।
अब ऐसा क्यों होता है बच्चों, इसको समझो। जो आपका जीएसटी है ना, उसका एक और नेचर होता है, ये क्या है, डुअल एस्पेक्ट है। जीएसटी क्या क्या है, डुअल एस्पेक्ट है। डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, डुअल एस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि भाई एक ही बार में जो टैक्स कलेक्ट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलेगा और वो स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलेगा, ठीक है ना। तो जब जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो ये इक्वल इक्वल रेट होता है। अगर सीजी 5% है, अगर सीजीएसटी 5% है तो एसजीएसटी भी 5% होगा, ठीक है ना। अगर सीजीएसटी 8% है तो एसजीएसटी भी 8% होगा। तो ये टैक्स क्या है, ये दोनों गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो जब सेम स्टेट में होता है तो हम जीएसटी को दो हिस्सों में करके कलेक्ट करते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और दोनों इक्वल अमाउंट में या इक्वल परसेंटेज में कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और आईजीएसटी में क्या होता है, आईजीएसटी में अगर जीएसटी का रेट 10% तो आईजीएसटी में क्या होता है, देखो आईजीएसटी में क्या होता है, आईजीएसटी का जो रेट होता है वो समेशन होता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का, ठीक है। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का, सीजीएसटी 5% प्लस एसजीएसटी 5%, क्योंकि भाई ये जो आईजीएसटी कलेक्ट किया जा रहा है इसे भी तो बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, ठीक है। इसलिए देखो बात क्या बहुत डीप है, अब मैं समझाऊं कि नहीं समझाऊं ये वाली बात आती है, लेकिन थोड़ा सा जान लो। अब एक बात बताओ बच्चों ना, एक एग्जांपल से आईजीएसटी का थोड़ा सा ब्रीफ ले लो, थोड़ा सा ब्रीफ ले लो, ठीक है। ये टोनी है, ठीक है। अभी टोनी बेचारा यूपी में बिजनेस कर रहा है, ठीक। अब इसने अपना सामान बेच दिया एक एमपी वाले बंदे को, रॉकी को, इसने अपना सामान एक एमपी के बंदे रॉकी को बेच दिया। अब बात ये है बच्चों, अभी क्या कलेक्ट करेगा, क्या कलेक्ट करेगा, अगर घर में पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हो तो कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये वाली बात आती है ना। ये बेचारा यूपी में एमपी में इसने सामान बेच दिया, तो अब अगर इसने सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट कर लिया तो सीजीएसटी तो ले लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और एसजीएसटी कलेक्ट कर लिया तो वो कहेगी यूपी की गवर्नमेंट ले लेगी, ठीक है, यूपी की गवर्नमेंट ले लेगी। एसजीएसटी कलेक्ट किया तो यूपी की गवर्नमेंट ले लेगी क्योंकि यूपी में बिजनेस कर रहा है। बट जीएसटी आपका क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि टैक्स किसको जाना चाहिए, एमपी की गवर्नमेंट को जाना चाहिए। तो अब यूपी की गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर लेगी तो क्या वो एमपी को देगी, क्या वो एमपी को देगी, या वो इतना दिमाग लगाते बैठी रहेगी, नहीं देगी ना। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, सेलर अलग जगह हो, बायर अलग जगह हो, है ना, जब ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, सेलर अलग जगह हो, ठीक है, और बायर अलग जगह हो, तो यूपी कलेक्ट कर लेगी अगर टैक्स ऐसे में, तो फिर वो एमपी को देने नहीं जाएगी, तो यूपी के राजस्व में चला गया। कोई भी स्टेट यही करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो पूरा टैक्स हम कलेक्ट करेंगे, पूरा टैक्स क्या करेंगे, हम कलेक्ट करेंगे, और जितना कलेक्शन आएगा, जितना भी कलेक्शन आएगा, है ना, आईजीएसटी का जो कलेक्शन आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसमें से वो सर्टेन अमाउंट क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। उसमें से वो अमाउंट को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है स्टेट के बीच। अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या होता है, वो बहुत हाई लेवल है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। इसलिए इंटर स्टेट के केस में आपका आईजीएसटी कलेक्ट किया जाता है, राइट, कलेक्ट किया जाता है। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल समझे थे, ये जो एग्जाम्पल समझे थे, यहाँ पे जब हमने जीएसटी अप्लाई किया था, ठीक है ना, यहाँ पे हमने जब जीएसटी अप्लाई किया था तो हमने सीधा 18% लिया था, है ना, लिया था कि नहीं। यहाँ पे जब मैंने जीएसटी अप्लाई किया था तब मैंने सीधा क्या लिया था, 18%। लेकिन अब जब हम आगे जीएसटी अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%, ठीक है। यहाँ पे भी कैसे लिखेंगे, सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%, राइट, समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल सी चीजें थी, आई होप सो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं लगी होंगी और आपको समझ में आ गया होगा।
बहुत सिंपल है, समझोगे तो बहुत बहुत सिंपल है। तो मैं आपको बताऊं, आप ज्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेते हैं ये समझ में आ गया, ठीक है। और आपको ये समझ में आ गया कि सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, यूटीजीएसटी क्या है, राइट। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई ना। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप हाँ, प्री जीएसटी से नहीं, साइलेंट फीचर जो है जीएसटी के, जो फीचर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके आ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस में, इसको आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको टाइप्स ऑफ जीएसटी बता दिया, इंटरस्टेट सप्लाई बता दिया, कहाँ कौन सा टैक्स अप्लाई होता है ये मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ पे लिखा भी है, इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, जहाँ पे कंज्यूम होता है वहां पर ही टैक्स लगाया जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, है ना, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। तो आगे लिखा भी है, टैक्स इज लेविड एट अ प्लेस वेयर गुड्स और सर्विस आर कंज्यूम्ड, ठीक है। ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब एक बात आता है यूटिलाइजेशन का, तो मैं आपको अब वो थोड़ा सा रुक के बताऊंगी। अब हम ना क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज देखते हैं, क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं कि जर्नल एंट्रीज कैसे डाली जाती हैं। उसके बाद कुछ चीजें रह गई हैं, उसको हम देखेंगे ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आराम लगे, ठीक है। जर्नल एंट्रीज कैसे डालते हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे डाली जाती है, ठीक है। Monty purchase goods rupees 10,000 and paid CGST and SGST at the rate of 9%। ये आपके लिखा कि मोंटी ने गुड्स परचेज करे कितने के, 10,000 रुपए के, उसने सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया 9% से, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, पहले कैलकुलेशन की बात कर लें, तो परचेज कितने का था, परचेज कितने का था, 10,000 का था, ठीक है। इस पे हम क्या ऐड करेंगे, हम इस पे ऐड करेंगे इनपुट सीजीएसटी और साथ में ऐड करेंगे इनपुट एसजीएसटी। 9% से निकालोगे तो 900 और 900 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 008 यही हो जाएगी, ठीक है, 11,800। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट है, तो एक तो आपका है क्या, परचेज अकाउंट खुलेगा। ये मान लो जो परचेज की थी वो कैश में की थी, किसमें की थी, कैश में की। तीसरा यहाँ पे क्या खुलेगा, इनपुट जीएसटी अकाउंट, फिर आ जाएगा इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ये 3 अकाउंट तो ये खुल गया, और चौथा अकाउंट क्योंकि कैश में परचेज की थी, एक अकाउंट ये खुल जाएगा कैश अकाउंट। 4 अकाउंट आपके पास आ गए। अब कल तक आपने जर्नल एंट्रीज डालना सीखा था, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है, और वो सवाल ये आ रहा है कि मैडम हमने कल पढ़ा क्या, ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम हमने पढ़ लिया, मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम भी हमने पढ़ लिया, अब हमें ये बताओ, अब हमें ये बताओ कि यहाँ पे एंट्रीज कैसे डलेंगी। तो जो आपने पढ़ा हुआ है वो मैं बता रही हूँ, और मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करो, बहुत आसान रहेगा सोचने के लिए।
ठीक है, तो परचेज क्या है? परचेज एक्सपेंस है, राइट। और मॉडर्न अप्रोच सिस्टम में आपने क्या पढ़ा है? असेट और एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, ठीक है। असेट और एक्सपेंस डेबिट होते हैं जब ये बढ़ते हैं और क्रेडिट होते हैं जब ये घटते हैं, राइट। तो परचेज हमारा क्या है? परचेज हमारा क्या है बच्चों? परचेज हमारा है एक्सपेंस, तो परचेज को तो डेबिट करना है, तो वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और कैश भी हमारा क्या है? असेट। तो हमने कैश में परचेज की है, तो बेसिकली हमारे पास से कैश गया है, तो कैश कम हुआ है, तो कैश को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच से कितने का गया होगा? 11,800 का। परचेज जो हमने करी है वो हमने करी है 10,000 की। अब बात आती है इन दो अकाउंट की, इनपुट जीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट क्या है। तो देखो बच्चों, इनपुट जीएसटी का जो अकाउंट होता है, इनपुट सीजीएसटी हो, इनपुट एसजीएसटी हो या इनपुट आईजीएसटी हो, ठीक है ना। इनपुट सीजीएसटी हो, इनपुट एसजीएसटी हो, इनपुट आईजीएसटी हो, ये जो अकाउंट्स होते हैं ये हमारे लिए क्या होते हैं? लाइक करंट असेट्स। क्या होते हैं? करंट असेट्स। क्यों होते करंट असेट्स? क्योंकि हमने इनको क्या कर दिया है? पे कर दिया है, राइट। पे कर दिया है ना, राइट। और इससे हमें फ्यूचर में क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा कि नहीं? हम इसका क्या लेंगे? हम इसका क्रेडिट लेंगे अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट, है ना। हम क्या करते हैं? हम इससे क्रेडिट लेते हैं अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के, जिसकी वजह से हमारी लायबिलिटी घट जाती है, तो हमें क्या होता है? बेनिफिट। तो बेसिकली क्या है? हमने पैसे दे दिए हैं, इससे हमें फ्यूचर में क्या मिलने वाला है? बेनिफिट। हम बेनिफिट रिसीव करने वाले हैं, तो इट्स लाइक एन असेट। तो जितने भी इनपुट टैक्सेस होते हैं हमारे, वो हमारे क्या होते हैं? असेट की तरह होते हैं। और असेट्स को क्या किया जाता है? डेबिट। तो ये क्या है? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। कितने से कर दोगे? 900 एंड 900। समझ में आ गया? इनपुट के जो भी आपके अकाउंट है वो आपके लिए असेट्स होते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पैसे दे रखे हैं, पैसे दे रखे हैं। और फ्यूचर में जब आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करनी होगी तो आप उसमें से इसको क्या कर दोगे? घटा दोगे। यानी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। क्यों बेनिफिट होगा? क्योंकि भाई पहले अगर मुझे 100 रुपए देने थे और इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से मेरे 80 रुपए बच गए, अब मुझे 20 रुपए देने पड़ रहे हैं। यानी पैसों का बचना भी क्या है? पैसों के आने के बराबर होता है, आपको पता है ना। तो इट्स लाइक अ करंट असेट्स। ये करंट असेट्स की तरह होते हैं और फ्यूचर में हमें इनसे बेनिफिट प्राप्त होता है, राइट। इसलिए हम इसे असेट्स मानते हैं, और इसे हम असेट्स मानते हैं इसलिए हम इन्हें क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि ये बढ़ रही हैं, राइट। अब समझ में आया कि गुड्स परचेज किया, ये होगा। आगे देखो, आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? कौन खरीद के लाया था भाई? ये गुड्स नाम क्या था बंदे का? मोंटी, है ना। मोंटी सोल्ड गुड्स एट द प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है, एट 10% इन कैश। अरे पता नहीं क्या हो रहा है, इन कैश में बेच दिया। तो मोंटी ने सारा जो गुड्स था, जितना भी गुड्स खरीदा, 10% के प्रॉफिट, है ना, जो प्रॉफिट उस पर कितना ऐड किया? 10% का प्रॉफिट ऐड किया और उसको कैश में बेच दिया। अब देखो, अगर मैं बात करूं तो वो परचेज कितने की करके लाया था? देखो परचेज कितने की करके लाया था? बहुत बहुत आसान है, ध्यान से देखना ना। परचेज कितने की थी बच्चों? जो उसकी कॉस्ट थी वो कितने की थी? 10,000 की थी ना। वेरी गुड। अब उसने कहा कि वो इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, तो उसने प्रॉफिट ऐड कर लिया 10% से, 1,000 का प्रॉफिट ऐड किया, वैल्यू बन गई 11,000। वेरी गुड। अब ये उसकी सेल प्राइस हो गई,
ये उसकी सेल प्राइस हो गई, इतने पे उसने बेचा। अब उस पे क्या करेगा वो, अब उस पे उसे सीजीएसटी, अब जिसको उसने सेल किया होगा उससे उसने क्या किया होगा, जीएसटी कलेक्ट किया होगा, तो इस पे वो क्या ऐड करेगा, आउटपुट सीजीएसटी, कितने से, 9% से। जब 9% से करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 990, ठीक है। इसी तरह वो कलेक्ट करेगा आउटपुट एसजीएसटी, वो भी हो जाएगा 990। ऐड कर लो, 08921, 12,980, ठीक है। एनी डाउट, किसी को डाउट हो भाई तो देख लो, 11,000 का 9% करके देख लो कितना होता है, 0 से 0 कट गया, 990 होता है, टोटल करके देख लो, यही आएगा। अब बात आती है जर्नल एंट्रीज की, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं अकाउंट कौन कौन से हैं, तो भाई इसकी तो हो चुकी ना, हम यहाँ पे हमने सेल की है, तो हमारा एक तो ये सेल अकाउंट या रेवेन्यू अकाउंट खुलेगा, ठीक है। बाकी आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, इनके अकाउंट होंगे, और साथ ही साथ एक कैश का अकाउंट होगा। ये इतने अकाउंट हमारे पास है। और हम मॉडर्न अप्रोच से देख रहे हैं। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता था, मॉडर्न अप्रोच कहता था कैपिटल, रेवेन्यू और लाइबिलिटी, इनको करो क्रेडिट अगर बढ़ रहे हैं, करो डेबिट अगर घट रहे हैं, यही कहता था। वेरी गुड, यही कहता था। आओ जर्नल एंट्रीज डाल लेते हैं। जर्नल एंट्रीज डालने में क्या प्रॉब्लम है, हम तो एक्सपर्ट हैं। अब देखो हमारे पास, पहले हम डेबिट करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, कैश आया है ना, हमने सेल की है तो हमारे पास कैश आया है, हमारे पास कैश आया है यानी कैश बढ़ा है। और हमारा मॉडर्न अकाउंटिंग का रूल क्या कहता था, वो कहता था अगर असेट बढ़े तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, हम डेबिट कर लेंगे। हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट कर लेंगे, हमारे पास कितना कैश आया, हमारे पास कैश आया 12,980, ठीक है। टू क्रेडिट क्या करेंगे, रेवेन्यू, सेल, जितने की हमने सेल करी है, टू सेल। अब देखो यहाँ पे आप वैल्यू देखो, सेल की वैल्यू क्या है, 11,000 की, 11,000 का हमारा सेल है, इतने की हमने सेल करी। और अब बात आती है कि जो आउटपुट जीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट है, ये क्या है, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। क्यों भाई, मोंटी है, मोंटी ने मान लो जिसको भी सेल करी, ठीक है ना, मोंटी ने जिसको भी सेल करी तो उससे जीएसटी उसने कलेक्ट किया होगा ना, उससे उसने जीएसटी कलेक्ट किया होगा। अभी जो जीएसटी कलेक्ट किया है इसको किसको देना है, गवर्नमेंट को। कलेक्ट किया किसने, मोंटी ने, है ना। अब मोंटी ने कलेक्ट किया है तो गवर्नमेंट को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, मोंटी की है। तो मोंटी के लिए क्या हो गया, ये लाइबिलिटी हो गई। और मॉडर्न अकाउंटिंग रूल क्या कहता है, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा, टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, कितने से, 990 और 990। ये तो हमारी एंट्री हो गई किसकी, हमारी एंट्री हो गई सेल की। अब बात आती है कि मोंटी को पे करना है। क्या करना है, मोंटी को पे करना है। जीएसटी पेड इन कैश, मोंटी को जीएसटी पे करना है कैश में। अब तो वो कहेगा पहले आउटपुट की लायबिलिटी कितनी थी उसकी, है ना। आउटपुट से माइनस कर लेगा क्या, इनपुट, ठीक है। अब आउटपुट में उसका सीजीएसटी कितना था और उसका एसजीएसटी कितना था, वो लिख ले। आउटपुट में उसका ये था 990 और ये था 990, राइट। इनपुट कितने का था, 900 और 900, यानी उसके पास कितना बचा, 90 और 90। ये उसका कैश में पेबल है। अगर टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का टोटल करोगे तो 180। अब बात आती है जर्नल एंट्रीज की। अब बात आती है जर्नल एंट्रीज की। जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो आपको पे क्या करना है, आपको पे करना है अपनी आउटपुट लाइबिलिटीज को, है ना। आपको पे करना है अपनी आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी को। तो आप क्या लिखोगे, आउटपुट
इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, इनको क्या करोगे आप, इनको डेबिट करोगे। क्यों डेबिट करोगे बच्चों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू और लायबिलिटी। अगर इनको बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, घटाना है तो डेबिट करो। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इनको खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं यानी कि कम कर रहे हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, डेबिट। तो हम कितने से डेबिट करेंगे, 990 से और 990 से। अब क्या हम इसे कंप्लीट कैश में पे कर रहे हैं, नहीं, कैश में हम कितना पे कर रहे हैं, कैश हमारे पास से कितना जा रहा है, कैश तो हमारे पास से 180 का ही जा रहा है, बाकी तो हम सेट ऑफ कर रहे हैं किससे, इनपुट से, है ना। तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्यों क्रेडिट करेंगे बेटा, उसको इसलिए क्रेडिट करेंगे कि जब इनपुट सीजीएसटी जब हमने बुक में रिकॉर्ड किया था, तब क्या किया था, देखो जब हमने बुक में इनपुट रिकॉर्ड किया था, इनपुट सीजीएसटी, तो इनको डेबिट किया था ना, डेबिट किया था क्योंकि असेट थे तो डेबिट किया था। अब हम इनको खत्म कर रहे हैं, एडजस्ट करके क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। जब हम इसे खत्म कर रहे हैं और ये असेट है, तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इस तरीके से इनपुट मतलब जीएसटी जब कलेक्ट करोगे तो क्या जनरल एंट्री डलेगी, पे करोगे मतलब जब सेल करोगे तो क्या डलेगी, और पे करोगे तब क्या होगी। मैंने आपको तीनों महत्वपूर्ण जनरल एंट्रीज जो थी वो बता दी ना। आपकी बुक में भी ये महत्वपूर्ण जनरल एंट्रीज दी हुई हैं, वही दी है, सेल की दी है, परचेज की दी है और इसकी दी है। अब क्या हम एक प्यारा सा एग्जाम्पल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मुझे ये देखना है। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो आओ, हम एक एग्जाम्पल है ना, इसको करते हैं और यही करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 मैं यहाँ पे समझाती जाऊंगी, एक एक जनरल एंट्रीज करती जाऊंगी और हटाती चली जाऊंगी, मैं उसको लिखे नहीं रहने दूंगी। तो आज क्या है, इलस्ट्रेशन है, जनरलाइज करना है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन को, किसकी बुक में, निधि ट्रेडर्स की बुक में। ठीक है, पहली एंट्री कहती है इसने कब करी है, 3 जुलाई 2022 को उसने गुड्स बेचे हैं कितने के, 50,000 के, जिसपे चार्ज किया है सीजीएसटी और एसजीएसटी कितने परसेंट से, 6% से। पहली चीज तो ये बचाओ बच्चों, ये जो गुड्स बेचा है ये कैश में बेचा है या क्रेडिट में बेचा है। क्या यहाँ पे लिखा है कि उसने कैश में बेचा है, नहीं, तो हम क्या मान के चलेंगे कि उसने क्रेडिट पे बेचा है। क्या है ये, क्रेडिट सेल है। इसमें कुछ ऐसा दिया तो नहीं है, बट ये कैश में मान के चल रहा है। चलो हाँ, पहली एंट्री क्या है, देखो यहाँ पे किसी का नाम भी तो नहीं दिया है ना साथ में, यहाँ पे किसी का नाम दिया है क्या, रोहित, सोहित, मोहित, किसी को बेचा, ऐसा नहीं दिया है ना। ठीक है, इसने सीधा बोला है कि 50,000 के गुड्स बेचे हैं जिसपे चार्ज किया है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो सेल है वो कैसी सेल है, ये जो आपकी सेल है वो है कैश। ठीक है, ये क्या है, कैश सेल है। ठीक है, तो अब पहले तो मुझे एक बात बताओ, कैश में जब सेल करते हो तो एंट्री कैसे डालते हो आप क्या कहते हो भाई, कैश हमारे पास आएगा, सेल करे हैं तो असेट बढ़ेगी, इसलिए कैश अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। दूसरा आप क्या बोलते हो, जो रेवेन्यू अकाउंट है वो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो सेल के अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, अब ये सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या है, आउटपुट सीजीएसटी है और आउटपुट एसजीएसटी है, क्योंकि सेल की है, सेल पे उसने क्या किया है, कलेक्ट किया है। तो ये क्या है, टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी, है ना, यही है ना भाई। उसने सेल किया है तो उसने कलेक्ट किया होगा, तो ये आउटपुट है। और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी हमारी लायबिलिटीज होती हैं और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं। सेल कितने की है उसने, सेल की है 50,000 की, और 50,000 पर
6% से CGST और 6% से SGST उसने कलेक्ट किया है, यानी 300 से 3000 से CGST और 3000 से SGST कलेक्ट किया है। तो टोटल कितने क्या कलेक्ट किए होंगे कैश में उसने? 56,000 रुपीज। हमारी जनरल एंट्रीज बन गई ना? बन गई। चलो 4 जुलाई को क्या है, उसने गुड्स सोल्ड करे हैं सुरजीत को, ठीक है, कितने के? 28,000 के, इंक्लूडिंग CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6%। क्या है? इंक्लूडिंग CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6%। देखो 4th नंबर का जो ये पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपने क्या किया, आपने गुड्स सोल्ड करे। किसको सोल्ड करे? सुरजीत को, ठीक है। आपने सुरजीत को गुड्स सोल्ड करे, कितने के सोल्ड करे? 28,000 के। ये जो 28,000 के जो जीएस वैल्यू दिए ना, इसमें GST ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्या है? GST ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अरे GST ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हमें क्या पता है? हमें ये पता है जो GST कलेक्ट किया गया वो कितने % से किया गया? 6% से। तो हमें GST का अमाउंट क्या करना पड़ेगा? हमें GST का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? देखो ये जो 28,000 है वो क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है सेल वैल्यू, ठीक है ना, प्लस GST इक्वल 28,000, राइट? यही शो कर रहा है। अगर मैं सेल मानू कितने की थी? 100% सेल वैल्यू थी, प्लस GST कितना था? 6% CGST प्लस 6% SGST, यानी GST आपका था 12% इक्वल 28,000। अगर ध्यान से देखो तो ये कितना हो गया? 112% इक्वल 28,000, राइट? तो अब जरा निकाल लो, सेल वैल्यू निकालो तो कितनी हो जाएगी? 28,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 112, ठीक है। 100% वैल्यू निकाल लो। जैसे ही निकालोगे आंसर आ जाएगा। कौन निकालेगा मुझे बताओ? है कोई जो मुझे बताए कि इसकी वैल्यू क्या होगी? बताओ बताओ, कोई बताएगा मुझे? देखो 14 के टेबल से काटोगे, काट दो। 2000 इसको भी काटो 14 की टेबल से, कितने टाइम कटेगा भाई? कोई तो बता दो, कोई तो बता दो भाई। कोई नहीं बताएगा क्या? 14 पंचे 70, 14 छिक्का 96, 14 अट्ठे, ये कितनी बार कटेगा 14 से? 8 टाइम्स। फिर 8 से काट दो 2000 को, कितनी बार कटेगा? बताओ बताओ बताओ। 8 2 16, 40, ये कटेगा 25, 250 टाइम्स, है ना? कितने टाइम्स कटेगा? 250। अरे बहुत स्लो है यार। तो कितना हो जाएगा? 25,000। यानी आपके सामान जो आपने बेचा उसकी वैल्यू कितनी है? 25,000। देखो जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, उसके लिए मैं बता रही हूँ फॉर्मूला। उसके लिए मैं क्या बता रही हूँ? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? देखो फॉर्मूला है वैल्यू इंक्लूडिंग GST मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस GST रेट। ये फॉर्मूला है। अगर देखो तो हमने यही किया है। वैल्यू इंक्लूडिंग GST था 28,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 प्लस GST का रेट था 12। तो
तो मैं इक्वेशन वही बनी है 28,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 112 और इसको सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू आ गई 25,000। ठीक है, यही किया है, ये फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट है, होता क्या है मैंने आपको बता दिया, नहीं समझ में आया तो फिर बहुत मुश्किल बात है, राइट। चलिए, तो अब बात आती है भैया जर्नल एंट्री डालनी है। ठीक है, जर्नल एंट्री में तो बहुत सिंपल है ना, गुड्स को सोल्ड किया है तो एंट्री तो वही हो जाएगी। यहाँ पे गुड्स किसको बेचा है, लेकिन आपने सुरजीत को बेचा है, यानी कि यहाँ पे कैश सेल नहीं है, ये कौन सी सेल है, क्रेडिट सेल है ना। ये कौन सी सेल है, क्रेडिट सेल है। तो भैया अगर ये क्रेडिट सेल है तो हम क्रेडिट सेल के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। हमारा डेटर कौन है, सुरजीत, तो हम सुरजीत के अकाउंट को डेबिट कर देंगे कितने से, 28,000 से, राइट। हमारी सेल कितने की है, हमारी सेल होगी 25,000 की। अब 25,000 पे आप लोग जीएसटी निकाल लो, 1500 इसका और 1500 इसका। अब इतना एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता रिक्वायरमेंट है बात। फिफ्थ जनरल एंट्री कह रही है रिसीव्ड किया 25,200 फ्रॉम सुरजीत इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹28,000। आपने 25,200 सुरजीत से रिसीव किया फुल सेटलमेंट में। आपको लेने कितने थे सुरजीत से, आपको सुरजीत से लेने थे 28,000। इसकी जगह आपने कितने लिए, 25,200, वो भी फुल सेटलमेंट में, यानी कि डिस्काउंट कितने का दे दिया, डिस्काउंट दिया आपने 2800 का, 10% का आपने डिस्काउंट दे दिया। अब जर्नल एंट्री कैसे डलेगी, ये हुई ना मजे की बात। चलो, है ना, इतना समझ में आ गया ना। आपको सुरजीत से लेना था 28,000, आपने सुरजीत से लिए 25,200, यानी आपने 2800 का क्या किया, डिस्काउंट अलाउड किया। और कल की क्लास में हम पढ़ के आ रहे हैं, क्या पढ़ा था कि डिस्काउंट अलाउ करना क्या होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, राइट। क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, राइट, एक्सपेंसेस होते हैं ना। तो एक बात बताओ, आपको सुरजीत से कितने मिले, 25,200 कैश रिसीव्ड हुआ, यानी कैश का बैलेंस बढ़ा, या बैंक से मिला, कहाँ से मिला भाई, कहीं से भी मिला, मान लो कैश बैंक जो भी मान लो, ठीक है, बैंक से मान लो, बैंक में मिला, ठीक है, तो आपके एसेट्स बढ़े। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, एसेट बढ़े तो डेबिट 25,200। दूसरा क्या है, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस को भी क्या करते हैं, डेबिट, तो इसको भी क्या करोगे, डेबिट, ठीक है, कितने से, 2800 से। और सुरजीत आपका डेटर था जिससे आपको पैसे लेने थे, अब वो क्या हो गया, खत्म। तो पहले वो डेबिट था, अब उसको क्या करोगे खत्म करने के लिए, क्रेडिट टू सुरजीत, क्योंकि जब असेट कोई घटता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट 28,000। देखो क्या यही जनरल एंट्री डाली है, हाँ भाई यही जनरल एंट्री डाली है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 6 जुलाई को क्या किया इनने गुड्स सोल्ड करे कपिल को, कितने के, 30,000 के, उस पर चार्ज किया IGST 12%, ठीक है। रिसीव किया 12,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस रिसीव करेंगे आफ्टर 1 मंथ। ओके, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अब इस सिंपल सी चीज को समझने के लिए यहाँ पे जो और खिचड़ी पका रखी है पहले उसको हटा देते हैं, फिर हम उस चीज को समझते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, ताकि आप जर्नल एंट्रीज को आसानी से फ्रेम कर सके, राइट, ताकि आप जर्नल एंट्री को आसानी से फ्रेम कर सको। हाँ, क्या किया है, आप हो कि आप हो, अच्छे से हो, निधि ट्रेडर्स है ये, निधि ट्रेडर्स ने गुड्स सोल्ड करे, किसको सोल्ड करे, कपिल को सोल्ड करे, ठीक है, वेरी गुड। कपिल को सोल्ड करे, 30,000 के सोल्ड करे, वेरी गुड। और उस पर IGST चार्ज किया, कितने से, IGST चार्ज किया एट द रेट ऑफ 12%। अगर मैं वैल्यू पूछूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600, उसने IGST चार्ज किया, बहुत अच्छी बात है।
ये कह रहा है कि 12,000 इमीडिएटली मिल गया। कपिल ने क्या किया, 12,000 इमीडिएटली पे कर दिया। 12,000 किस में दे दिया, कैश में दे दिया, कैश पे कर दिया। कपिल ने 12,000 तुरंत दे दिया। तो बैलेंस कितना लेना है कैश से, कपिल से बैलेंस कितना लेना है, बैलेंस लेना है 30K माइनस 12K, यानी मुझे इससे लेना है 18K रुपीज कपिल से लेने हैं, राइट। 18K रुपीज मुझे कपिल से लेने हैं। तो एक जर्नल एंट्री की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं अभी आप इतने को भूल जाओ, है ना, अगर मैं कहूं आप अभी इतने को भूल जाओ, तो आपने कपिल को क्या किया हुआ है, सेल किया हुआ है। कपिल आपका डेटर है, असेट है, आपको उससे फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, यानी आपका असेट बढ़ा है। तो आप कपिल के अकाउंट को क्या करोगे, नॉर्मल सी बात, आप कपिल के अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। कितने, ठीक है, कपिल के अकाउंट को डेबिट करोगे ना, आपने उसको सामान बेचा है 30,000 का, ठीक है। कपिल के अकाउंट को डेबिट करोगे, इसको छोड़, कपिल के अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। अब आप क्रेडिट किसको करोगे, आप क्रेडिट किसको करोगे, आप कहोगे आपने सेल करी है, क्या कितने की करी है, 30,000 की सेल करी है, साथ ही साथ इस पे आपने IGST कलेक्ट किया है। कितने का कलेक्ट किया है, 3600 का IGST कलेक्ट किया है। इतना सही है, सेल करी है 30,000 की, IGST कलेक्ट किया है 36,000 का। सेल पर जो भी GST कलेक्ट किया जाता है वो आउटपुट नेचर का होता है, आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, आपकी लायबिलिटी होती है, इसलिए वो क्रेडिट होती है। हो गया, इसका मतलब ये जो टोटल अमाउंट है कितना होगा, टोटल अमाउंट 33,600। ये जो टोटल अमाउंट है वो आपको कपिल से लेना है फ्यूचर में, ठीक है ना। 33,600 का टोटल अमाउंट कपिल से लेना है। लेकिन कपिल ने क्या बोला, कपिल ने अभी आपको बैंक से कितने रुपए दे दिए, कपिल ने कहा अभी आप 12,000 रुपए ले लो। कपिल ने भी आपको 12,000 रुपए दे दिए, तो इसमें से 12,000 आपको मिल चुके हैं। तो आपको कितना लेना है फ्यूचर में, ये जीरो, थोड़ा सही से लिख दो, ये जीरो, ये जीरो, ये 6, ये 1, ठीक है, और ये 2। आपको कपिल से कितना लेना है, कपिल से आपको आगे जाके लेना है 21,600। कितना लेना है, 21,600। अगर कपिल ने आपको बैंक से, अगर कपिल ने अभी आपको ये 12,000 रुपीज पे नहीं किए होते, ठीक है ना, तो आप एंटी कपिल अकाउंट को कितने से डेबिट करते, 33,600 से। लेकिन कपिल ने आपको पैसे दे दिए। देखो क्या जनरल एंट्री डली है, क्या जर्नल एंट्री डली है, यही डली है ना। बैंक अकाउंट डेबिट, कपिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST। ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। 10th जुलाई को कपिल वॉज अलाउड रिबेट 5,000 एज गुड्स सप्लाई टू हिम वर डिफेक्टिव। These goods were sold by charging IGST 12%। अब ये कह रहा है कपिल को आपने रिबेट दी 5,000 की, क्यों दी, क्योंकि आपने उसको गुड्स जो सोल्ड किए थे वो क्या थे, डिफेक्टिव निकल गए। कैसे निकल गए, डिफेक्टिव निकल गए, और उस पे आपने IGST चार्ज किया हुआ था 12% से। अब बताओ बच्चों बेसिकली हुआ क्या, इस केस में बेसिकली हुआ क्या, आपको क्या समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है भैया, हमने उसको एक तरीके से रिबेट अलाउ कर दी, यानी 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 एक तरीके से देखा जाए तो ये सेल्स रिटर्न की एंट्री है ना, है ना, ये एक तरीके से देखा जाए तो सेल्स रिटर्न की एंट्री है, ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। रिबेट डिबेट को छोड़ दो, तो आप जरा सोचो, ठीक है, मैं सबको हटा रही। कपिल को आपने 30,000 के गुड्स बेचे थे, राइट। कपिल को आपने जो 30,000 के गुड्स बेचे थे, उस 30,000 के गुड्स में से 5,000 के गुड्स खराब निकल गए, तो कपिल ने वो 5,000 के गुड्स आपको मान लो क्या कर दिए, लौटा दिए। 5,000 रुपीज के गुड्स आपको रिटर्न कर दिए, मान लो ना, गुड्स रिटर्न कर दिए, आप इस तरीके से समझो। अब जब गुड्स रिटर्न किए तो इस पे जो IGST पे किया था, IGST जो
आपने कपिल से कलेक्ट किया था सेल करते वक्त 3600 का, ठीक है, तो ये जो 5000 पे आईजीएसटी है उसको भी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा भाई। पहले आपने कपिल को 30,000 का गुड्स बेचे थे, 30,000 पे आईजीएसटी कलेक्ट किया था। अब कपिल ने कहा कि 5,000 के गुड्स डिफेक्टिव हैं और उस पर उसको रिबेट चाहिए, तो बेसिकली कपिल ने वो गुड्स आपको रिटर्न कर दिए। कपिल ने जितने के गुड्स आपको रिटर्न किए उतने का आपको आईजीएसटी रिटर्न करना पड़ेगा। अब कितने का रिटर्न करना पड़ेगा, 5000 पे 12% अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, 5000 पे 12% कैलकुलेट करोगे तो ये 600 होगा, राइट राइट। अब मुझे एक बात बताओ, रिटर्न करोगे तो क्या एंट्री होगी। अभी जो आपने एंट्री डाली थी वो एंट्री क्या डाली थी, अभी आपने एंट्री डाली थी कपिल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल टू आईजीएसटी, यही डाली थी। यहाँ 21,600 थे, 12,000 उसने ऑलरेडी दे दिए थे, 30,000 की सेल थी और उस पर आईजीएसटी 3600 का था। यानी जो 30,000 की सेल थी अब उसको आपको कम करना पड़ेगा ना 5,000 से। तो जब सेल को आपको कम करना है तो आप सेल को क्या करोगे, सेल को आप क्या करोगे, डेबिट। तो ये क्या हो जाएगा, सेल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कि नहीं, इसको आप डेबिट करोगे कितने से, 5000 से, ठीक है। उसी के साथ आईजीएसटी आपने कितने की लायबिलिटी खड़ी रखी थी, 3600 की। अब ये लायबिलिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, 600 से कम हो जाएगी। तो इस आईजीएसटी को भी आप क्या करोगे, डेबिट। कम कर रहे हो ना लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब कम करना होता है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो क्या हो जाएगा 600 टू, भैया कपिल से पहले 21,600 रुपए लेने थे, अब 5,000 के गुड्स तो खराब निकल गए, वो गुड्स उसने वापस कर दिए, यानी ये 5,000 नहीं लेने और प्लस हमें ये आईजीएसटी नहीं लेना। तो कपिल के अकाउंट को कितने से कम कर दोगे, टू कपिल 5600, कपिल के अकाउंट को कितने से कम कर दोगे, 5600 से, क्योंकि 5,000 के गुड्स और प्लस 600 का आईजीएसटी। देखो क्या यही एंट्री है, यही एंट्री है, ठीक है। इन्होंने इसको रिबेट से डाला है, आप इसको सेल से डाल सकते हो, रिबेट से डाल सकते हो। रिबेट लिखा है तो आप रिबेट से ही डालो। लिखा भी है ना, since rebate is on account of defective goods which cannot be sold or utilized further by Kapil, the output GST charge thereon is also reversed. This treatment is like that of sales return. If rebate was on account of other reason such as prompt payment, output GST would not be reversed. अगर और किसी रीजन की वजह से अगर आपको रिबेट मिलती तो आईजीएसटी को रिवर्स नहीं किया जाता, लेकिन यह गुड्स डिफेक्टिव है इसलिए मिली, इसलिए यहाँ पे आपने आईजीएसटी को रिवर्स किया है, राइट, ओके फाइन, डन। चल यहाँ पे आप इसकी जगह रिबेट अकाउंट ही लिख लो, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी बुक में वही दिया है। ये बेसिकली सेल्स रिटर्न टाइप की ही एंट्री, रिबेट की नहीं है, रिबेट, ठीक है। चल अब ये आगे कह रहा है 12 sold goods to Manpreet for 1 lakh at a trade discount of 20% and charged IGST at the rate of 12%। भाई मनप्रीत को आपने गुड्स बेचे कितने के, 1 लाख के, ठीक है, उस पे उसको आपने दिया ट्रेड डिस्काउंट कितने का, 20% का, और उसे फिर आईजीएसटी कलेक्ट किया है 12%। तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इसमें दिक्कत क्या है, बहुत सिंपल है। देखो आपको यहाँ पे अब ना आपने जीएसटी को 1 लाख पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, ठीक है, यानी 1 लाख पर अगर मैं 20% का डिस्काउंट निकालूं तो कितना होता है, 20,000 होता है, ठीक है। तो आपने उसे सेल कितने पे की होगी, आपने उसे सेल की होगी 1 लाख माइनस 20 के, तो कितना आ जाएगा 80,000, यानी आपने उसको सेल की होगी कितने पर, 80,000 पे, राइट। ये वैल्यू तो निकल आई। अब उस पर आपने क्या चार्ज किया है, आईजीएसटी चार्ज किया है, तो एंट्री करने में क्या दिक्कत है, मनप्रीत अकाउंट डेबिट, मनप्रीत आपका डेटर है, डेटर असेट्स होता है, असेट को डेबिट किया जाता है जब वो बढ़ते हैं, तो मनप्रीत अकाउंट डेबिट टू सेल, आपने सेल कितने की करी है, 80,000 की,
तो वो 80,000 हो जाएगा। क्रेडिट क्या करोगे, आईजीएसटी को क्रेडिट करोगे, रेवेन्यू का अकाउंट क्रेडिट होता है, और आईजीएसटी जो आपने डेटर से कलेक्ट किया है जिसको आपको फ्यूचर में गवर्नमेंट को पे करना है वो आपकी लायबिलिटी है, तो वो भी क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या बन गई आपकी, एंट्री क्या बनेगी, एंट्री आपकी यही बनेगी ना, एंट्री आपकी क्या बनेगी, एंट्री यही बनेगी, मनप्रीत अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू या सेल अकाउंट टू आईजीएसटी। ठीक है, रेवेन्यू है उसका 80,000, उस पर आईजीएसटी वो कलेक्ट करेगा 9600, यानी मनप्रीत से आपको लेने हैं 89,600। ये आपकी एंट्री बन गई, सिंपल। थर्टीन पॉइंट क्या कह रहा है, गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 रिटर्न बाय मनप्रीत। गुड्स जिसकी लिस्ट प्राइस 20,000 सी वो मनप्रीत ने लौटा दी, यानी बेसिकली अगेन क्या है, सेल्स की एंट्री है। लिस्ट प्राइस 20,000 थी, यानी कि आपने उसको तो ट्रेड डिस्काउंट दे रखा था ना 20% का, लौटाए वो किस वैल्यू के रहे होंगे ये आपको यहाँ पे निकालना है। वो वैल्यू रही होगी 16,000, क्या रही होगी 16,000। देखो सेल्स रिटर्न डला है ना 16,000 से, चलो इसको एक बार समझ लेते हैं। लास्ट क्या है, रिसीव्ड कमीशन ऑफ 15,000 एंड चार्ज सीजीएसटी आईजीएसटी और एसजीएसटी 6%। ठीक है, वो अभी अपन देखते हैं, पहले 13th नंबर की एंट्री देखते हैं। 13th नंबर की एंट्री, इसको हटा दें क्या, फिर वो दिखेगा नहीं साहब। चलो इसी के साथ आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे, एग्जाम्पल के साथ। एक क्लास काफी लंबी हो गई है। देखो वो क्या कह रहा है, गुड्स मनप्रीत ने लौटा दिए जिसकी लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितनी थी, जिसकी लिस्ट प्राइस थी 20,000, लेकिन आपने उसको सामान तो 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा था ना, तो वो आपको घटाना पड़ेगा। तो 20,000 का 20% घटाओगे तो कितना होगा 4,000, यानी जो उसने आपको सामान लौटाया उसकी वैल्यू क्या है 16,000। और ये एंट्री किसकी है, सेल्स रिटर्न की ही है ना। तो जैसा कि मैंने अभी आपको इसमें समझाया था कपिल वाले के केस में ना, मैंने आपको कपिल वाले के केस में समझाया था, एग्जैक्टली वही होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, सेल्स के अकाउंट को कम करना है, तो सेल्स अकाउंट डेबिट, और आपने को हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक है। तो आप उसके सेल अकाउंट को कितने से कम करोगे, 16,000 से। ठीक है, 16,000 पे आप 12% का उसका जीएसटी था, है ना, तो 16,000 का 12% निकालोगे तो कितना होगा 1920 होगा। आई होप सो, देख लेते हैं वैल्यू में, जैसे हाँ 1920 है। ठीक है 1920, और आप मनप्रीत के अकाउंट को कितने से करोगे 7920 से क्रेडिट कर दोगे, राइट। लास्ट आपके लिए मैं छोड़ती हूँ, करके देखिएगा 17th वाला। रिसीव किया है कमीशन 15,000 का, चार्ज किया है सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% का। बहुत ही सिंपल जर्नल एंट्रीज है, घर पे ट्राई करिएगा, प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में पूछेगा। आज की क्लास को रखते हैं बस इतना ही, और कल की क्लास में हम इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स एमसीक्यू और चैप्टर एंड के क्वेश्चंस करेंगे। और एक या दो चीजें और रह गई हैं मुझे जीएसटी में जो आपको बताना है, वो मैं आपको कल बताऊंगी, और चैप्टर को हम खत्म करके ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू करेंगे। साथ में अगर चैप्टर एंड के एक्सरसाइज भी हम कवर कर पाए तो कल सारे के सारे कर लेंगे, नहीं कर पाए तो आगे की क्लास में कवर करेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।